हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में रिलीज हुई कैनेडियन पोस्ट अपोकलिप्टिक साई-फाई थ्रिलर मूवी द कॉलोनी का ब्रेकडाउन। इसके डायरेक्टर हैं जेफ रेनफ्रो। इसमें अपोकलिप्स का कारण और कॉन्सेप्ट एकदम अलग है और अपोकलिप्स वाले प्लॉट में एक एडिशन भी है जो हम सब देखना चाहते हैं। असली थ्रिल उसी से आएगा। मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, देखना चाहो तो जरूर देख सकते हो। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 2045 में, जब धरती पूरी तरह बर्फ की मोटी परत के नीचे दब चुकी है, यानी एक नई आइस एज आ चुकी है जिसे खुद इंसान लेकर आए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अर्थ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए इंसानों ने बड़े बड़े क्लाइमेट मॉडिफिकेशन टावर्स बनाए और धरती पे हर जगह उन्हें लगाना शुरू कर दिया ताकि अर्थ के क्लाइमेट को फिर से सुहाना बनाया जा सके। मतलब कि सर्दी बढ़ा के, गर्मी को दबा के एकदम बढ़िया पैराडाइज बन जाए पूरी धरती पे हर जगह। इंसानों ने टावर्स बनाए ताकि जीने में फिर से मजा आ सके, लेकिन इन टावर्स ने उल्टा इंसानों का जीना मुश्किल कर डाला। टावर्स ने ऐसा मौसम बदला कि भारी तूफान के साथ बर्फ पड़ने लगी और फिर कभी रुकी ही नहीं। उस बात को कई साल बीत चुके हैं, टावर्स भी बंद पड़े हैं, ऑपरेट करने वाले भी नहीं बचे, मगर वो ब्लेजर्ड आज भी थमा नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बराबर बर्फ धरती के ऊपर चढ़ चुकी है और कंडीशन ऐसी एक्सट्रीम है कि सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। इसलिए मेजॉरिटी इंसान इस आइस एज में खत्म हो गए। जब पानी जम गया, मिट्टी सारी ढक गई, तो खाना भी नहीं उगा, हरियाली सारी खत्म हो गई, बीमारियां ऐसी फैली जिनसे बचा ही नहीं गया, और सर्दी इतनी हार्श जो इंसान कभी झेल ही न सके। इन सब के प्रकोप की वजह से इंसानी आबादी सर्वाइव नहीं कर पाई। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग बच पाए जो टाइम रहते किसी न किसी बड़े शेल्टर में जाकर छुप गए। छोटे मोटे घर तो सारे ढक गए, पर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे जैसे कि फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, बंकर्स, फैसिलिटीज, उन सब के अंदर इंसानों ने शरण ली और वहीं पे बना ली अपनी कॉलोनीज। जो भी बची कुची आबादी है वो इन्हीं कॉलोनीज में रहती है, और ये कॉलोनीज भी बस गिनी चुनी है। इनकी पहचान की जाती है इनके नंबर से, जैसे कॉलोनी 1, कॉलोनी 2। इंसान इनके अंदर रह के सर्दी से तो बचते ही हैं, पर साथ में वो सब काम भी करते हैं जो पहले बाहर किया करते थे, जैसे बच्चों को पढ़ाना, लिमिटेड स्पेस और रिसोर्सेस में सब्जी उगाना, लाइफ स्टॉक पालना, खेलना कूदना, वो सब कुछ जो एक कम्युनिटी के लिए जरूरी है। पर मेन बात तो यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए यही नॉर्मल लाइफ है। उन्होंने बर्फ के अलावा कुछ देखा ही नहीं। पहले दुनिया कैसी थी उन्हें नहीं पता, पेड़ कैसे होते थे, नदियाँ, रेगिस्तान, खेत और सूरज भी एक चीज हुआ करती थी, उन्हें पता ही नहीं है। उनके लिए यही नॉर्मल है, एक छोटी सी स्पेस में सिमट के रहना। मतलब जो लाइफ हम आज जी रहे हैं वो लाइफ उनके लिए स्वर्ग की कल्पना है। नीला आसमान होगा, उसमें पक्षी होंगे, धूप खिली होगी, सुहानी हवा होगी, बहता हुआ पानी होगा, घूमने के लिए हरे मैदान होंगे, कोई दुनिया ऐसी भी होगी। माँ बाप ने तो देखी है, मगर बच्चे इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनके लिए तो किसी मिथ के बराबर है। खैर, हर एक कॉलोनी का कोई ना कोई लीडर है जो उस कॉलोनी को चलाता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करके और सभी लोगों के लिए रूल्स सेट करके। और ये कॉलोनीज आपस में कांटेक्ट करती हैं रेडियो के जरिए, क्योंकि फोन वगैरह तो बचे नहीं। कॉलोनी 7 को चलाते हैं 2 सोल्जर्स, ब्रिक्स और मेसन, जिनमें ब्रिक्स की ज्यादा चलती है और लोग भी उसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कॉलोनी 7 की खासियत यह है कि इनके पास सीड्स हैं। ये लोग बीज जमा करके रख रहे हैं ताकि जब भी कभी ये तूफान रुकेगा, सूरज चमकेगा, बर्फ पिघलेगी, तब ये इन बीजों को मिट्टी में डालकर दोबारा से धरती को हरा करेंगे और इंसानी सिविलाइजेशन को फिर से नॉर्मल की तरफ लेकर जाएंगे। टमाटर का भी एक एक बीज जमा करते हैं, वैल्यू इनसे पूछो। मुर्गी और रैबिट्स भी पालते हैं मीट के लिए, लेकिन अब रैबिट्स के बच्चे भी मरे हुए पैदा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद पोषण नहीं मिल रहा। उनसे लेंगे तो तब जब उन्हें देंगे। सिर्फ 12 रैबिट्स बचे हैं, जिनमें सिर्फ एक ही फीमेल है, मगर एक भी रैबिट उसके साथ मेटिंग नहीं कर रहा। रैबिट्स भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अब सोच लो दुनिया कहाँ आ चुकी है। ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम मूवी की कहानी पे आते हैं। हम कॉलोनी 5 में एक कपल को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहे थे, लेकिन भाग नहीं पाए और जो भी उनके पीछे था उसके हत्थे चढ़ के मारे गए। इसके बाद हम आते हैं कॉलोनी 7 के बाहर, जहाँ पे सैम अपने काम में लगा हुआ था। तभी मेसन और विक्टर हेल नाम के बीमार बूढ़े व्यक्ति को बाहर लेकर आते हैं गोली मारने के लिए। बढ़ती बीमारियों के खतरे को देखते हुए कॉलोनी 7 में एक नया रूल बनाया गया है। पिछले हफ्ते फ्लू ने 20 लोगों की जान ले ली थी, उसके बाद ये रूल बनाना ही पड़ा। जिसे भी फ्लू होगा उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा ताकि इन्फेक्शन बाकियों में ना फैले। क्वारंटीन के अंदर ही उस बीमार व्यक्ति को दवाई दी जाएगी, फिर उसका टेस्ट होगा और अगर वो बेहतर नहीं हुआ तो उस पर दवाई वेस्ट नहीं की जाएगी, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है।
बाकियों की बेहतरी के लिए उस बीमार व्यक्ति को कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे 2 चॉइस दी जाएगी, या तो बंदूक वाली गोली खा के मर जा या फिर इस बर्फीले तूफान में भाग जा। मतलब कि उसे मरना ही है, बस वो चुन सकता है कि उसे कैसी मौत चाहिए, आसान या फिर मुश्किल। हेल ने चुना कि मैं तूफान में भटकना चाहूंगा, लेकिन मेसन ये चॉइस उसे दे ही नहीं रहा, जो कि कायदे से उसका अधिकार है। मेसन उसे गोली मारना चाह रहा है क्योंकि मेसन का कहना है कि हेल भटकने के बाद वापस आएगा और बाकियों में बीमारी फैला देगा, इसलिए उसे गोली मार देना बेहतर है बाकियों की सेफ्टी के लिए। यही सर्वाइवल है। सैम ने आके मेसन को रोका तो मौका देखकर हेल ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेसन ने गोली मार के उसे वहीं पे लेटा दिया। मेसन के इसी रवैये की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। उसने खुद रूल तोड़ दिया, लेकिन उसे कोई परवाह है नहीं। इस बात की शिकायत सैम ने ब्रिक्स से जाकर की, जिससे ब्रिक्स भी हैरान हुआ, पर ब्रिक्स के पास और बड़ी प्रॉब्लम थी ध्यान देने के लिए। ब्रिक्स ने सभी लोगों को जमा किया मीटिंग के लिए, और यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे और कोई स्किल तो सीख नहीं पा रहे, इसलिए हाथ की सफाई सीख रहे हैं। चीजों की कमी है, इसलिए ऐसे ही हाथ मार लेते हैं। एक चोर बच्चे ने ब्रिक्स से टकरा कर उसका लाइटर चुरा लिया, लेकिन ब्रिक्स ने उसी टाइम वापस भी ले लिया। खैर, मीटिंग बुलाई गई है कॉलोनी 5 को लेकर, जहाँ से कुछ घंटे पहले डिस्ट्रेस सिग्नल आया था और अब उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कॉलोनी 5 के साथ कॉलोनी 7 का पैक्ट है, इसलिए चेक करने वहां पे जाना ही होगा कि वो सब ठीक है या फिर नहीं। मेसन इसके खिलाफ था क्योंकि उसका कहना था कि हमारे पास खाने की कमी है, सप्लाईज की कमी है, और जो भी वहां पे जाएगा क्या पता वो कोई नई बीमारी लेकर आ जाए, हम अपनी जान को खतरे में क्यों डालें। पर ब्रिक्स ने उसकी नहीं सुनी। ब्रिक्स तो जाएगा ही, और साथ में वो डेक्स्टर को लेकर जा रहा था, पर डेक्स्टर ने हामी नहीं भरी क्योंकि उसकी वाइफ को फ्लू हुआ पड़ा था, और ये बात उसने जैसे तैसे सबसे छुपा रखी थी। उसे पता था कि अगर वो चला गया तो उसकी वाइफ पकड़ी जाएगी और मेसन उसे गोली मार देगा। डेक्स्टर को परेशान देखकर सैम बोला कि मैं चलूंगा। अब भी एक और पर्सन की जरूरत थी, तो विक्टर के बेटे ग्रेडन ने हाँ बोल दिया, जबकि वो बहुत छोटा है फिर भी तैयार है। उसके माँ बाप उसे रोक रहे थे, फिर भी वो माना नहीं। जाने से पहले ब्रिक्स ने सैम की गर्लफ्रेंड काई को इंचार्ज बना दिया, जो कि मेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। उसके मुताबिक तो सही फैसले सिर्फ वही ले सकता है, पर ब्रिक्स ने उसकी एक ना सुनी। अब काई जो है वो बहुत समझदार है। कॉलोनी 7 के पास एक सैटेलाइट का एक्सेस है थैंक्स टू ब्रिक्स। उस सैटेलाइट के जरिए काई पूरी धरती को छानती रहती है कि कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी जरूर मिलेगी जहां बर्फ की चादर नहीं होगी, खुला आसमान होगा। एक ना एक वेदर मॉडिफिकेशन टावर को तो ठीक कर ही लिया होगा किसी ने, पर सैम को ये सब परियों की कहानी लगती है। खैर, मीटिंग खत्म होते होते डेक्स्टर की वाइफ ने छींक दिया, जिसकी वजह से सब फटाफट वहां से भाग गए। दोनों पति पत्नी को उसी टाइम क्वारंटीन में डाल दिया गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। ब्रिक्स के जाते ही मेसन दोनों को निकाल के मार देगा। खैर, पूरी तैयारी करके वो तीनों कॉलोनी 5 की तरफ निकल पड़े, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को धसा हुआ देखकर आप बर्फ की परत का अंदाजा लगा सकते हो। स्ट्रीट लाइट्स देख लो। रास्ते में वो वेदर मॉडिफिकेशन टावर भी देख पाए, जिनका साइज ह्यूज है। और ग्रेडन के लिए तो ये अलग ही दुनिया थी। वो कभी कॉलोनी से बाहर नहीं निकला था, कॉलोनी में ही उसका जन्म हुआ था, इसलिए वो एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए। आगे उन्हें एक ब्रिज पार करना था, जिसकी हालत बहुत खस्ता थी, फिर भी जैसे तैसे कूद काद के उन्होंने पार कर लिया। और पार करते ही वैन के सहारे उन्हें एक आदमी की बॉडी मिली, जिसके हाथ में गन थी। वैन के अंदर थी उसकी वाइफ और बेटे की बॉडीज। यानी पहले उस आदमी ने अपनी वाइफ और बच्चे को गोली मारी होगी, और आखिर में अपने आप को, क्योंकि सर्वाइवल का उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं होगा। वो दिनों आगे बढ़े तो उन्हें क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर मिल गया, जिसके अंदर वो रात बिताने के लिए रुक गए, और ग्रेडन ने पहली बार कोई हेलीकॉप्टर देखा। और ये भी उसके लिए फैसिनेटिंग बात है कि आसमान में कुछ उड़ता भी होगा कभी। सैम भी यहीं आसपास ब्रिक्स को मिला था जब वो बच्चा था, तब से आज तक इसके साथ है। ग्रेडन उसकी कहानी में दिलचस्पी दिखा रहा था, इसलिए सैम ने उसे सब कुछ बताया कि वो कॉलोनी का हिस्सा कैसे बना। सैम बताता है कि जब ये बर्फबारी चालू हुई तो उसकी फैमिली ने एक माइन में जाके शरण ली, जहां पर और भी फैमिलीज थी और उनके पास सप्लाईज भी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी सप्लाईज खत्म हो गई और उन्हें अपने पालतू जानवरों को खाकर गुजारा करना पड़ा। कुत्ते और घोड़े थे तो भूख मिटाने के लिए उन्हें खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी खत्म हो जाने के बाद सैम के डैड और कुछ लोग शहर की तरफ निकल गए कुछ खाने की तलाश में, लेकिन वहां से कभी लौटे नहीं। उनके जाने के बाद हालात और खराब हो गए, लोग मरने लगे, जिसके चलते सैम को अपनी बहन और माँ के साथ वहां से निकलना पड़ा। लेकिन वहां से निकलते ही बर्फीले तूफान में ऐसे फंसे कि तीनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद सैम ने कभी अपनी माँ और बहन को नहीं देखा, ऐसा सैम बता रहा है, लेकिन आज भी इसे नाइटमेयर आता है
जिससे हमें कुछ पता चलता है। इसके नाइटमेयर के जरिए हम पता कर सकते हैं कि सैम को इसकी माँ दिखी थी लेकिन डेड, और बहन कभी मिली नहीं थी। छोटी सी उम्र में सैम अकेला तूफान में भटक रहा था, तब ब्रिक्स को मिला था। ब्रिक्स ना होता तो ये भी कब का मर चुका होता, इसलिए ब्रिक्स की इतनी इज्जत करता है। खैर अगले दिन वो आगे बढ़ते हुए कॉलोनी 5 तक पहुंच गए, जिसका एंट्रेंस एक बड़ी सी चिमनी से था और एंट्रेंस के बाहर ही बहुत सारा खून फैला हुआ था। खून देखकर ग्रेडन के हाथ पैर फूल गए। वो अंदर ना जाने के बहाने बनाने लगा, लेकिन साथ रहना ही बेहतर चॉइस थी। चिमनी से होते हुए तीनों नीचे पहुंचे तो पूरी कॉलोनी एकदम सुनसान पड़ी थी। उन्हें तो 50 लोग चाहिए थे, लेकिन उन्हें एक भी पर्सन नहीं दिखा तो सिर्फ खून। जहां जाते वहां खून मिलता, लेकिन लाश एक भी ना मिलती। न जाने ऐसा उस कॉलोनी में क्या हुआ था। तीनों एकदम अलर्ट थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा हो, यानी कोई ना कोई अभी जिंदा है। आवाज को फॉलो करते हुए सप्लाई रूम तक पहुंचे, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर से दरवाजे को देखकर साफ पता चल रहा था कि दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की गई थी। अब ग्रेडन पछता रहा था कि मैं अपने माँ बाप की सुन लेता तो अच्छा होता। सैम को लॉक पिक करना आता था, इसलिए मिनटों में उसने दरवाजा खोल दिया। बड़ी सावधानी से अंदर गए तो अंदर उन्हें एक आदमी की लाश मिली, मगर पास जाने पर पता चला कि वो जिंदा था, बस भूख प्यास के मारे सूख चुका था। जागते ही सबसे पहली बात उसने ये बोली कि दरवाजा लॉक करो, तो ग्रेडन ने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। उस आदमी का नाम था लेलन और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। सैम ने उसे खाना और पानी दिया, तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ और ब्रिक्स ने उसे बता दिया कि हम कॉलोनी 7 से आए हैं तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल पाकर। ब्रिक्स पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, तब लेलन बताता है कि हमने एक नया एंटीना फिक्स किया था और जब उसने काम करना शुरू किया तो उसकी रीच बड़ी कमाल की थी। उस एंटीना के जरिए हमें एक ट्रांसमिशन रिसीव हुआ था। वही ट्रांसमिशन लेलन ने उन तीनों को दिखा दिया, जिसे देखने के बाद तीनों के होश उड़ गए। वो एक वीडियो मैसेज था जिसमें एक आदमी बता रहा था कि हमने एक वेदर टावर को फिक्स करके 3 मील के रेडियस तक वेदर ठीक कर दिया है। तूफान थम गया, सूरज चमक रहा है, बर्फ पिघल चुकी है और मिट्टी वापस विजिबल हो चुकी है। सारा प्रूफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये मैसेज उस आदमी ने इसलिए भेजा क्योंकि मिट्टी तो अब उनके पास है, मगर उन्हें चाहिए बीज, ताकि वो फिर से पैदावार चालू कर सके। उसने अपनी लोकेशन बताई, जिसे सैम ने नोट कर लिया और थोड़ा बहुत लेलन से कंफर्म कर लिया। लेलन बताता है कि इस मैसेज को पाने के बाद हमने ग्रुप को भेजा था इस जगह को ढूंढने के लिए, पर यह जगह तो उन्हें मिली नहीं, लेकिन वो किसी और को जरूर मिल गए, जिन्होंने उनका पीछा किया और पीछा करते करते इस कॉलोनी तक आकर सबको खत्म कर डाला। ब्रिक्स उसे कहता है कि तुम अब हमारे साथ चलो, लेकिन वो रूम से निकलने के लिए राजी नहीं था। उसके मन में इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था जो कुछ उसने देखा उसकी वजह से। सैम बोला कि तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, तुमने दरवाजा नॉक किया तब हमें पता चला कि तुम यहाँ पे हो, पर यही तो मेन बात है। लेलन ने दरवाजा नॉक किया ही नहीं, मतलब वो लोग अब भी यहीं पर हैं। लेलन जो भी बोले, उन तीनों को तो वापस जाना ही था, इसलिए जाने से पहले वो उस रूम में से जरूरी सामान जमा करने लगे, जिस बीच ब्रिक्स को मिल गए डायनामाइट। सामान जमा करके वो निकलने लगे, तभी उन्हें फिर से वही नॉकिंग की आवाज सुनाई देने लगी। लेलन को जबरदस्ती अपने साथ बाहर निकाल रहे थे, पर उसने ग्रेडन को बाहर धकेल कर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसके साथ और माथा मारने का टाइम नहीं था, इसलिए वो तीनों उस आवाज की तरफ आगे बढ़ गए, क्योंकि आवाज के साथ किसी महिला की चीखें भी सुनाई दे रही थी। आवाज का पीछा करते हुए एक ऐसे रूम में जा पहुंचे जहाँ पे आग जल रही थी। सामने ही एक आदमी चॉपर से कॉलोनी वासियों के टुकड़े कर रहा था और उन टुकड़ों को नोच नोच के खा रहे थे उसके आदमखोर साथी। ऐसा मंजर था कि वो तीनों पूरी तरह सुन हो चुके थे। अब जाके उन्हें पता चला कि वो नॉकिंग की आवाज नहीं थी, चॉपिंग की आवाज थी। इस कॉलोनी से जो ग्रुप उस वर्किंग वेदर टावर की तलाश में गया था, उनके पीछे पीछे ये कैनिबल्स इस कॉलोनी तक आए और फिर कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को मारकर अब तक उन्हें खा रहे हैं। बल्कि उनमें से कुछ लोग अब भी जिंदा हैं और ये जिंदा लोगों को भी नहीं बख्श रहे, उन्हें भी जिंदा ही चबा रहे हैं। वही सोच है जो हम पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में कई बार देख चुके हैं कि इंसानों का एक ग्रुप ऐसा होता है जो फिर से शुरुआत करता है, सब कुछ रीबिल्ड करके रहने लायक एक व्यवस्था तैयार करता है। लेकिन वही इंसानों का एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो कुछ भी रीबिल्ड करना नहीं चाहता, उन्हें बस खाने से मतलब है, चाहे इंसानों को ही क्यों ना खाना पड़े। ये वो लोग होते हैं जो नॉर्मल दुनिया में भी अंदर से ऐसे ही थे, बस रूल्स रेगुलेशंस या कानून की वजह से औकात में रह रहे थे, पर जैसे ही कानून व्यवस्था खत्म हुई, ये लोग खुल के सामने आ गए और धीरे धीरे अपनी जंगली रूट्स पर वापस लौट गए। खैर, अब वो तीनों बड़ी मुश्किल में पड़ चुके थे। एक उंगली तक हिलाना उन्हें भारी लग रहा था ताकि कहीं कोई आवाज ना हो जाए, लेकिन सांसें जो भारी हुई पड़ी थी उस कैनिबल ने वही सुन ली और मुड़ के वो उनकी तरफ भागा तो सैम ने उसे गोली मार दी। बस फिर सारे कैनिबल्स खड़े होकर उन तीनों के पीछे पड़ गए और उनका एक लीडर भी था, सबसे बड़ा जंगली। सैम और ब्रिक्स तो पूरी तरह अपना बचाव करते हुए वहां से निकल रहे थे, जिस बीच वो कई तरह से कैनिबल्स को मारते हुए चल रहे थे। लेकिन ग्रेडन डर के मारे पहले ही भागकर उन दोनों से अलग हो चुका था। बस इसी के चलते कैनिबल्स के हत्थे चढ़ के बहुत बुरी मौत मारा गया। ब्रिक्स
ब्रिक्स और सैम ने उसके हथियारों को तो मार डाला मगर उसे बचा नहीं पाए। पूरा इंटेंस माहौल हो चुका था। कैनिबल्स की चीखें गूंज रही थी जिनसे ऐसा लग रहा था कि बस आ गए। और इस माहौल को और खतरनाक बना रहा है फिल्म का म्यूजिक। उन दोनों को खुद नहीं पता था कि वो कब मर जाएंगे, फिर भी पैनिक करने के बजाय आगे बढ़ते रहे और यही मूव उनके काम आया। कैनिबल्स से बच के दोनों चिमनी के रास्ते बाहर निकल आए और जाते जाते डायनामाइट से चिमनी को तबाह कर दिया ताकि कैनिबल्स बाहर ना निकल पाए। वापस अपनी कॉलोनी की तरफ चल दिए, लेकिन तूफान वर्स होता जा रहा था, इसलिए उसी हेलीकॉप्टर में रुककर रात बितानी पड़ी। सैम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ब्रिक्स को जरा भी हैरानी नहीं थी। वो पहले भी देख चुका है कि जब इंसान जंगली हो जाता है तब वो कुछ नहीं सोचता। भूख इंसान को पागल कर देती है और अगर एक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो तो जंगली भी कर देती है। ये कॉलोनी बसाने से पहले ब्रिक्स और मेसन जिस स्टेडियम में राहत कार्य कर रहे थे वहां पे 20,000 लोग जमा थे। पहले पहले सब सही था, सबको खाना मिलता था, बीमारों का इलाज होता था, मगर जैसे ही खाना खत्म हुआ सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए। अच्छाई भलाई सब मर गई। जिन लोगों के पास बंदूक थी वो उन लोगों का सामान छीनने लगे जिनके पास बंदूक नहीं थी। फिर जब छीनने के लिए कोई सामान नहीं बचा तब वो निहत्थे लोगों की जान का फैसला करने लगे, कौन जिएगा कौन मरेगा, जस्ट बिकॉज बंदूक के दम पे उनके पास पावर थी। ये सब देखकर ब्रिक्स और मेसन वहां से निकले थे, एक सेफ सोसाइटी बनाने के लिए जहां पर हर कोई एक दूसरे की केयर करेगा, एक बड़ी फैमिली की तरह सब रहेंगे। लेकिन अब मेसन भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल दिया है जिससे बच के भागा था। हाथ में बंदूक है इसलिए। खैर अगली सुबह दोनों बाहर निकले तो देखते हैं कि कैनिबल्स उनके पीछे पीछे आ रहे थे, उनके फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए। ऐसे तो कैनिबल्स उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे और वहां भी वही तबाही मचा देंगे। उन्हें रोकने का बस एक ही रास्ता है, वो ब्रिज। ब्रिक्स ने डायनामाइट जला के ब्रिज पे रख दिया ताकि बीच में से ब्रिज टूट जाए और कैनिबल्स उस पार रुक जाएं। लेकिन तेज हवा की वजह से डायनामाइट बुझ गया और तब तक कैनिबल्स काफी करीब आ चुके थे। ब्रिक्स उसे दोबारा जलाने जा रहा था तो सैम उसे रोकने लगा कि तुम मारे जाओगे, लेकिन ब्रिक्स को पता था कि अपनी बसाई हुई कॉलोनी को बचाने के लिए उसे क्या करना है। सैम उसे रोके ना, इसके लिए सैम को चित करके वो जल्दी से डायनामाइट की तरफ भागा और किसी तरह उसे दोबारा जलाकर मेक श्योर करने लगा कि वो बुझे ना, यानी अपने हाथ में ही उसने डायनामाइट को पकड़े रखा। इस बीच कैनिबल से भी टक्कर ले रहा था, लेकिन डायनामाइट उसने छोड़ा नहीं। लड़ते हुए डायनामाइट के साथ खुद भी फट के मर गया, पर जाते जाते ब्रिज तोड़ के अपने लोगों और कैनिबल्स के बीच गैप बना गया। अब लीडर सैम को ऐसे देख रहा था मानो बोल रहा हो कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। सैम भागकर वापस अपनी कॉलोनी पहुंचा जहां पे मेसन डेक्स्टर और उसकी वाइफ को बाहर ले आया था गोली मारने के लिए। उसकी वाइफ को तो मेसन ने मार डाला, पर डेक्स्टर को मारता उससे पहले काई बाहर आ गई और उसने मेसन के ऊपर गन तान दी। तभी सैम चिल्लाया तो काई उसकी तरफ भागी और इस मौके का फायदा उठाकर डेक्स्टर भी भाग निकला। तो मेसन ने काई और सैम दोनों को ही अलग अलग जगह पे कैद कर दिया और साफ बता दिया कि अब से इंचार्ज मैं हूँ, वही होगा जो मैं कहूंगा। सैम ने सबको बताया कि ब्रिक्स और ग्रेडन दोनों मर चुके हैं। कॉलोनी 5 को कैनिबल्स ने तबाह किया था जो अब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम भी नहीं बचेंगे। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे बर्फ पिघल चुकी है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मेसन ने सैम की बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगा कि ये बकवास कर रहा है। वो तो इग्नोर करके चलता बना, पर यहाँ पे काम आ गया वो चोर बच्चा। इस बार मेसन से टकरा के उसने चाबी चुरा ली जिससे सैम फ्री हो गया। फिर उसने जाकर काई को फ्री किया और सैटेलाइट पे काई को दिखा दी वो जगह जहाँ पे सर्दी नहीं थी। सैटेलाइट व्यू से डबल कंफर्म हो गया कि वो जगह सच में है। सैम ने जल्दी से कुछ बीज बैग में डाले और पूरी तैयारी कर ली निकलने की, मगर मेसन ने उसे रोक दिया। पर तब तक वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। कैनिबल्स आ चुके थे और साथ में लाए थे डेक्स्टर का सर। अब जाके मेसन की सांसें फूली क्योंकि उसे कोई ऐसा दिख गया जो सर्वाइवल के लिए उससे भी ज्यादा बेचैन था। सारे फाइटर्स को साथ ले जाकर वो एंट्रेंस पे खड़ा हो गया कि जैसे कैनिबल्स अंदर आएंगे गोलियों से भूने जाएंगे। लेकिन वो ये बात भूल गया कि कैनिबल्स भी है तो इंसान ही, दिमाग उनके पास भी है, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। एंट्रेंस से आने के बजाय कैनिबल्स आ गए वेंट्स के थ्रू, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। कैनिबल्स ने ऐसा अटैक किया कि अलग अलग रूम्स में छुपे लोग भी उनका शिकार बन गए और जो लोग एंट्रेंस पे खड़े थे उन पे भी पीछे से अटैक हो गया, जिसमें मेसन भी जख्मी हो चुका था और वो तो मर ही जाता अगर सैम उसे ना बचाता तो। लेकिन इसके बदले में मेसन ने क्या किया, सबको मरने के लिए छोड़कर अकेला चुपचाप वहां से भाग निकला। ये कर रहा था ब्रिक्स की बराबरी। वो एक रूम में जाकर छुप गया, सैम और काई के मुंह पे ही दरवाजा बंद करके। वो तो ब्रिक्स की
बेटी नारा ने उसके सर पे मारा तब जाके वो नीचे गिरा और इतने में नारा ने उन दोनों के लिए दरवाजा खोल दिया। उनके साथ एक कैनिबल भी अंदर आ चुका था जिसे काई ने भून डाला। इधर विक्टर लीडर से भिड़ चुका था पर लीडर ने पलक झपकते ही उसका खेल खत्म कर दिया। अब सारे कैनिबल्स उस दरवाजे को तोड़ने में लग चुके थे जिसके पीछे बचे हुए लोग छुपे हुए थे और दरवाजा बस टूटने ही वाला था। तब सैम ने वेंट के जरिए सबको बाहर निकालना शुरू किया मगर मेसन जाने के लिए राजी नहीं था, इसलिए जाते जाते सैम उसे एक गन दे गया कि जो करना है कर। गन से कुछ होने वाला नहीं था क्योंकि कैनिबल्स पूरा झुंड बनाकर टूटने वाले थे, इसलिए जैसे ही कैनिबल्स अंदर आए मेसन ने गोली मारकर एक सिलेंडर को ब्लास्ट कर दिया जिसकी चपेट में आकर मेसन के साथ सारे कैनिबल्स भी जल गए सिवाय लीडर के। वो घुस गया वेंट के अंदर जहाँ पे सैम के साथ उसकी भिड़त हो गई। दोनों लाइफ स्टॉक वाले रूम में जा गिरे जहाँ पे लीडर सैम को अच्छी तरह पीसने लगा। सैम ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोला और ज्यादा, असली इंसान है। वो सैम को खत्म करने वाला था, बस तभी सैम के हाथ एक रॉड लग गई जिससे मार मार के सैम ने लीडर की खोपड़ी क्रश कर डाली। पर फिर भी वो मरा नहीं था, इसलिए एक ब्लेड से उसकी खोपड़ी आधी करके उसका अंत करना पड़ा। कॉलोनी पूरी जल रही थी, इसलिए जल्दी से बीज वाला बैग उठाकर वो बाहर निकल गया और फिर जो भी लोग बचे थे उन सबको साथ लेकर चल दिया उस गर्म जगह की तरफ जहाँ पर एक नई शुरुआत हो पाएगी और वो चोर बच्चा भी वहाँ पे हाथ साफ कर पाएगा मिट्टी के। इसी के साथ ही मूवी होती है खत्म। मूवी ऐसी है कि इसका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एकदम अलग है और जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये मूवी आराम से 2 घंटे की बनाई जा सकती थी, उससे थ्रिल और दहशत और ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन 16 मिलियन का जो बजट है वो मेनली इसके VFX पे लगा है। जैसे कि आपने देखा ही एकदम खतरनाक VFX थे, तो उसी में सारा पैसा लग गया, इसलिए कई सीन स्क्रिप्ट में से काटने पड़े होंगे। वरना अगर कैनिबल्स वाले प्लॉट को और टाइम दिया जाता तो ये मूवी एकदम 30 डेज ऑफ नाइट की तरह बन सकती थी, क्योंकि कैनिबल्स का लुक उन वैम्पायर से सिमिलर था और बर्फ वाली सेटिंग तो थी ही। ये जो कैनेडियन मूवीज होती हैं ये हॉलीवुड मूवीज के पूरे पैकेज के तौर पर बनाई जाती हैं, जैसे इस मूवी में इतना कुछ है, साई-फाई, पोस्ट अपोकलिप्टिक, हॉरर, थ्रिलर और उसमें भी कैनिबल्स, यानी कई तरह की हॉलीवुड मूवीज का मिक्सचर है। लेकिन इतना कुछ डालने के चक्कर में कुछ भी ठीक से दिखा नहीं पाए, ना ही बता पाए। कैरेक्टर्स को हमने जाना ही नहीं। ये चोर बच्चा क्या ब्रिक्स का ही ग्रैंडसन था, वो भी हमें पता नहीं चला, वरना था तो वो नारा के साथ ही, और नारा ब्रिक्स की बेटी थी ये भी हमें एंड में जाके पता चला, बल्कि उसकी कोई बेटी थी ये भी हमें पता नहीं था। हैल को गोली मारी, डेक्स्टर की वाइफ को गोली मारी, डेक्स्टर मारा गया, लेकिन हमारा किसी के साथ कोई कनेक्ट था ही नहीं। बस कैनिबल्स का खौफ हमारे अंदर ठीक से बैठ गया था, सिर्फ उसे एक सीन की वजह से, वो जो कैनिबल चॉपिंग कर रहा था उसकी वजह से। कुल मिला के बात यह है कि कमियां इस मूवी में कई हैं जो बेहतर हो सकती थी, फिर भी ये मूवी ठीक है अगर आपको कैनिबल्स देखने थे अपोकलिप्स के टाइम पे। तो अब आपको मूवी कैसी लगी बता के जरूर जाना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टा चलाते हो तो फॉलो भी कर सकते हो वहां पे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।